F1 और F2 में जो अलग अलग तरह के अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट आ रहे हैं, इनकी वजह क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम, इस लेक्चर में हम उसी इंटरप्रिटेशन को स्टडी करने वाले हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर मेंडल ने जो इंटरप्रिटेशन किया वो कुछ ऐसे, ही सेड दैट जो भी फीचर्स आते हैं कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे अगर ये टॉल प्लांट है, टॉल कैरेक्टर है इसके पास, ये इस वजह से आता है कि इसके पास कोई स्टेबल थिंग है, कोई थिंग, यहाँ हम लिखते थिंग। He was not aware कि ये क्या चीज हो सकती है। He was saying that something is present in these plants। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें जो भी फीचर आता है वो किसी वजह से आता है, वो कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, एंड वो जो थिंग है वो स्टेबल है। ऐसा क्यों कहा? टॉल किस वजह से आया? कोई स्पेशलाइज्ड कोई स्ट्रक्चर है, कोई चीज ऐसी है जो इनमें है। ड्वार्फ भी इस वजह से आता है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी हुआ है। हालांकि यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा वो ड्वार्फ वाला वो पर्टिकुलर जो जिसको आप कह रहे हैं कि देयर इज अ स्पेशल थिंग देयर, यहाँ तो नहीं आ रहा एक्सप्रेशन उसका। लेकिन जैसे F2 जनरेशन की हम बात करते हैं जिसमें टॉल और ड्वार्फ हाइट दोनों दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पेशल थिंग है, it is passed from this generation to this generation and from this generation to the next generation also। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जा रही है, और ये स्टेबल है। वो स्टेबल इसलिए वर्ड हमने यूज किया क्योंकि F1 ने जिसमें उसने ये मान लिया था कि ये चीज कहीं गुम हो गई है, ये गुम नहीं होती है। It was already present in this tall plant, in hybrid plants में F1 जनरेशन की सभी प्रोजेनिज में इस ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल ये स्टेबल थिंग थी, और ये एक्सप्रेस कब करती है? जब सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया। तो ये ऑलरेडी इनके अंदर है, स्टेबल है, और इसी की वजह से इसका ड्वार्फ कैरेक्टर आता है। इस रिप्रेजेंटेशन को, कैरेक्टर्स को डिफाइन करने वाली उस स्टेबल थिंग को उन्होंने कहा कि देयर इज ए फैक्टर, उन्होंने टर्म दी फैक्टर, दैट स्टेबल थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कैरेक्टर्स वाज टर्म्ड एज फैक्टर। ये फैक्टर वर्ड मेंडल का दिया हुआ है, लेकिन आज हम इसको अलग नाम से जानते हैं, जिसको आप जीन कहते हैं। आप सभी ने जीन सुना होगा, जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आज आपसे बात की जाए जीन किस चीज से बनी होती है तो आप डीएनए के बारे में बात करोगे, लेकिन मेंडल के टाइम तक डीएनए के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, ना ही उनके कोई भी एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड था। सारा फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया, फैक्टर बोला है, जिसको बाद में हमने जीन बोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब चीजें आज भी अप्लाई होती हैं। दैट्स व्हाई ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। So he what he said that all the characters are expressed by a factor। कोई फैक्टर होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब उन फैक्टर को उन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं इनको हम एक जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे हम सब एक दूसरे को किसी न किसी नाम से जानते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हैं। उसी तरीके से अब कोई भी प्लांट है, जैसे वो 7 कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, सीड कलर है या सीड की शेप है, कोई भी जो 7 कैरेक्टर्स वो स्टडी कर रहे थे, ऑब्वियसली वो सारे कैरेक्टर किसी न किसी फैक्टर की वजह से आए होंगे। ठीक है, तो इनको हम एक सिंबल दे देते हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सके, या हम कह सकते हैं हम इनको एक नाम देने वाले हैं कि हम इन्हें पहचान सके, कि अगर हमारे सामने वो सिंबल है तो हम ये पता लगा सके कि हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल से यहीं पे हम समझा देते हैं। जैसे टॉल कैरेक्टर है, तो मेंडल के अकॉर्डिंगली द टॉल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय ए फैक्टर व्हिच ही नेम्ड एज टी। टी इसका सिंबल हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। व्हाट इज अ टी? टी इज नेम ऑफ दैट फैक्टर। व्हाट इज अ फैक्टर? व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टॉल कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से ड्वार्फ पेरेंट जो है इसके पास भी ऐसा ही कुछ वो फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये ड्वार्फ आता है, तो उसको भी हम एक नाम दे देते हैं। अब आप नाम क्या रखेंगे?
नाम आप उसका या उसका सिंबल आप सोचें कि टी फॉर टॉल लिखा है तो डी फॉर ड्वार्फ लिख देते हैं, तो इसका सिंबल हम डी लिखना चाहेंगे, पर ये नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। आपको ये देखना है ये कैरेक्टर कितने हैं, यहाँ कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ एक कैरेक्टर लिया गया है। कौन सा कैरेक्टर? हाइट। आप हाइट की बात कर रहे हैं, उसके दो फॉर्म्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, लेकिन दोनों एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो टॉल और ड्वार्फ लिखी हैं जिसको हम फॉर्म्स कह रहे हैं, ये इसके ट्रेट्स हैं। याद रखिएगा कैरेक्टर एक है लेकिन उसकी फॉर्म्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ। तो अगर एक कैरेक्टर है तो आपको सिंबल भी एक ही यूज करना है, यानी कि अगर ड्वार्फ प्लांट है तो उसके लिए आप डी नहीं यूज करेंगे, आप यूज करने वाले हैं उसके लिए स्मॉल टी। ठीक है, अगर इससे कहीं ज्यादा फॉर्म्स है, मान लीजिए और एक कोई फॉर्म्स है, तब भी आप टी ही यूज करेंगे। हाँ, उसको आप थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर टी डैश लिख सकते हो, लेकिन आपको यूज करना है टी, यही सिंबल आप यूज करोगे। अब पहला तो यही हुआ कि फैक्टर होते हैं और फैक्टर्स को हमने एक सिंबल दिया। नाउ दिस अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, जो सेकंड पोस्टुलेट उनका रहा वो ये रहा कि these factors they exist in paired form। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको पेयर में, each factor is going to exist in the form of pair। और हम इसके ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल लगाने का मतलब है कि we are showing these two factors in a cell। ये एक पेरेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक पेरेंट की सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसमें ये दो फैक्टर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये हम फीमेल पेरेंट और ये मेल पेरेंट। अब अगला जो उनका स्टेप रहा, उन्होंने कहा कि जब गैमेट, अच्छा इनके नीचे हम इनके कैरेक्टर्स भी लिख देते हैं, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ पे अब अगली स्टेप क्या होने वाली है, गैमीट फॉर्मेशन की, गैमेटोजेनेसिस। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन हो गई। ये वाला प्लांट एग बनाएगा और ये वाला प्लांट स्पर्म्स बनाएगा या मेल गैमीट बनाएगा। तो ये मियोसिस प्रोसेस से बनने वाले हैं। हालांकि उस वक्त मेंडल को मियोसिस का भी नहीं मालूम था, लेकिन अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि मियोसिस प्रोसेस से ही ये फैक्टर्स अलग हुए होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, what was his statement? He said factor for each character there is a factor। ये पहला स्टेटमेंट। सेकंड, each factor exists in paired form, हमने पेयर में लिख दिया। तीसरी चीज उन्होंने कही the factors segregate, उन्होंने वर्ड यूज किया segregate, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। the factors segregate during gamete formation, gametogenesis। तो यहाँ पे हम gametogenesis से, जैसे इस प्लांट से जब एग बनेंगे, फीमेल प्लांट है ये, तो इसका फैक्टर हम अलग अलग कर देते हैं। दो फैक्टर्स हैं तो एक सेल में हमने पास कर दिया, दूसरा दूसरी सेल में अलग कर दिया। द फैक्टर्स दे गेट सेग्रीगेट। इसी तरीके से यहाँ पर मेल पेरेंट ने जो मेल गैमेट्स बनाए हैं इनको भी हमने सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो आप देखेंगे हर गैमेट में, जैसे ये दो एग दिखाए हैं, यहाँ पे मैंने दो स्पर्म्स दिखा दिए या मेल गैमेट दिखा दिए, तो दोनों में आप देख सकते हो सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली सिंगल फैक्टर इज प्रेजेंट, क्योंकि ये सेग्रीगेट हो गए हैं मियोसिस प्रोसेस के द्वारा के टाइम या गैमेटोजेनेसिस के टाइम। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म्स या मेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट्स की बात आती है, फ्यूजन की बात आती है, तो वो रैंडम प्रोसेस होती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये वाला जो गैमेट है वो इसी के साथ फ्यूज करेगा या इसके साथ फ्यूज करेगा, ये किसी के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं। दिस इज ए रैंडम प्रोसेस। तो हम जो यहाँ पर रिजल्ट अब दिखाने वाले हैं वो एक जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है इनकी कि भाई ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे। तो लेट्स फ्यूज दिस गैमेट। सबसे पहले इस गैमेट को हम इसके साथ फ्यूज करवाते हैं। यहाँ से इस लाइन से हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है। यहाँ पे हमने शो किया ये वन कैपिटल T फ्रॉम दिस एग एंड वन स्मॉल t फ्रॉम दिस मेल गैमेट। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले गैमेट का फ्यूजन इसके साथ भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे दिखा देते हैं। इसी तरीके से ये वाले
ये वाला। तो जितने भी गैमीट्स हैं दोनों तरह के एग्स को दोनों तरह के स्पर्म्स के साथ फ्यूज करवाना है। कोई भी गैमीट किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। अब F1 जनरेशन में उनका रिजल्ट क्या था आप याद कीजिए। उन्हें तो 100% टोल प्लांट मिले थे, तो हम लिख देते हैं टोल। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये जितने भी प्लांट्स आपको टोल नजर आ रहे हैं इनमें ये स्मॉल टी है या नहीं? आप ध्यान से देखिएगा, इनमें ये स्मॉल टी है, मतलब ड्वार्फ करैक्टर वाला फैक्टर है, लेकिन ये यहाँ एक्सप्रेस नहीं करता है। ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं सारे के सारे। ये F1 जनरेशन के जितने भी टॉल प्लांट्स हैं हाइब्रिड हैं। किसके हाइब्रिड हैं? इन दोनों पेरेंट्स के, जिनमें से एक टॉल था एक ड्वार्फ था। लेकिन इनकी जो भी प्रोजेनीज आई है हाइब्रिड आई, सारे दिखाई कैसे दे रहे हैं, एक्सटर्नली कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये सारे के सारे टॉल हैं। यहाँ पे मेंडल ने क्या सोच लिया था कि टॉल करैक्टर ही रहता है, ड्वार्फ करैक्टर तो कहीं गुम हो गया। और क्या सच में कहीं गुम हो गया है? आप ध्यान से देखिएगा, हर सेल में हमने स्मॉल टी दिखाया है, हर सेल में वो स्मॉल टी फैक्टर है जिसकी वजह से ड्वार्फ हाइट आती है, लेकिन वो यहाँ होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ये फैक्टर जो स्मॉल टी कह रहे हो ड्वार्फ फैक्टर है, जो इसको उन्होंने एक टर्म यूज किया इसके लिए, रिसेसिव। इसको हम डिफाइन करेंगे अभी आप सिर्फ याद रखिए, रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा उसे हम रिसेसिव कहते हैं। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जैसे टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो इस फैक्टर को हम कहते हैं डोमिनेंट। यहाँ पे हमने दो टर्म्स मेंडल ने उन्होंने दी, यहाँ लिखनी है, इनको हम डिफाइन करेंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। लेकिन अभी इससे जरा आगे की स्टेप्स और कर लेते हैं। अब क्या होगा, उन्होंने इन्हीं प्लांट्स के बीच में सेल्फिंग करवाई, तो यानी कि स्मॉल दिस हाइब्रिड प्लांट वाज, इसको हम यहां दिखा देते हैं, देखिए इन प्लांट्स की हम सेल्फिंग करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है, इनकी सेल्फिंग हुई है। तो सेल्फिंग के लिए भी सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। गैमीट फॉर्मेशन में मेंडल का वही रूल याद रखेंगे कि फैक्टर्स बेशक पेयर में हों, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इन्हें अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेल गैमीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये एग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनकी फ्यूजन करवाते हैं, तो फ्यूजन में F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया था, ध्यान से देखेंगे। ये वाला एग अगर इसके साथ फ्यूज करता है तो कैपिटल टी दोनों फैक्टर एक जैसे हैं। अगर ये वाला एग इस गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ये गैमीट फ्यूज करता है तो कुछ ऐसा आएगा, और नहीं तो स्मॉल टी। उनका जो रिजल्ट था F2 जनरेशन में क्या रहा था, 75% डॉल प्लांट मिले थे और 25% ड्वार्फ प्लांट मिले थे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लांट कैसा हो सकता है जिसमें दोनों ही फैक्टर कैपिटल टी हैं। कैपिटल टी होने का मतलब है ये प्लांट तो टॉल होना चाहिए, तो ये टॉल प्लांट है। इसी तरीके से ये देखिए स्मॉल टी है, तो इसका मतलब ये प्लांट कैसा होना चाहिए, ये ड्वार्फ होना चाहिए, ये ड्वार्फ ही है। लेकिन अब हमारे पास दो और प्लांट्स हैं जिसमें दोनों ही तरह के फैक्टर्स हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस जनरेशन में हमने देखा था F1 जनरेशन में कि अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इनमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेस कौन कर रहा था, कैपिटल टी, यानी दोनों प्लांट्स भी कैसे हैं, टॉल हैं। तो ये टोटल अगर 4 प्लांट्स हैं, इनमें से हमारे पास 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो टॉल हैं, 75% प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज विथ ड्वार्फ कैरेक्टर, 3:1 की रेशियो। दिस इज हाउ इंटरप्रिटेशन वाज डन। और जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उन्होंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि फैक्टर्स होते हैं, पेयर्स में होते हैं, फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं और वो दोबारा से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद दोबारा से इकट्ठा होते हैं। अब अगर
जब वो इकट्ठा होंगे तो उनमें से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस कर